देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देश, प्रदेश और आपके शहर में कोरोना का क्या हाल है वो आपको बता देते हैं। भारत में 20,080 मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है और अब तक 645 लोगों की जान जा चुकी है। पूरे भारत का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। बात करें देश की राजधानी दिल्ली की तो 2156 मरीज और 47 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, 5218 और 251 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 1337 मरीज सामने आए हैं और 21 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में 1552 मरीज और 80 लोगों की मौत। पूरे देश में अलग अलग जगहों पर देखिए किस तरह से कोरोना अपने पैर पसार रहा है। राजस्थान की बात करें तो 1735 मरीजों की संख्या है और 26 लोगों की यहां भी जान जा चुकी है। मुंबई में 2455 लोग संक्रमित हैं और 139 लोगों की मौत हो चुकी है। भोपाल की बात करें तो यहां भी 285 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, 7 लोगों की मौत हो गई है। जयपुर 657 लोग संक्रमित, 14 लोगों की मौत। लखनऊ 169 लोगों की संक्रमित होने की बात और एक व्यक्ति अपनी जान गंवा चुका है लखनऊ में भी कोरोना की वजह से। आगरा की बात करें तो यहां 306 मामले अब तक सामने आए हैं, 6 लोगों की मौत हो चुकी है। नोएडा में 102 मामले सामने आए हैं और अभी तक राहत की बात है कि किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई। कानपुर में 75 लोग संक्रमित हैं और 2 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में इस वक्त कोरोना का मीटर हाई है। देश अब कोविड-19 से निर्णायक जंग लड़ना चाहता है। 100 सेकंड में समझिए इस जंग में कैसे होगी देश की फतेह। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 20,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। देश में कुल मरीजों की तादाद 20,080 तक पहुंच गई है। अब तक इस आउट ऑफ कंट्रोल महामारी से 645 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 3,975 लोग रिकवर भी हुए हैं। दिल्ली में संक्रमण के कुल 2,156 केस हैं। गुजरात में 2,178 मरीज हैं। मध्य प्रदेश में 1,552 संक्रमित हैं। महाराष्ट्र में 5,218 कोरोना पॉजिटिव हैं। राजस्थान में ये आंकड़ा 1,735 मरीज का है। तमिलनाडु में कोरोना के 1,596 केस हैं। उत्तर प्रदेश में 1,337 लोग संक्रमित हैं। इन 7 राज्यों में कुल 15,772 लोग संक्रमित हुए हैं। इस हिसाब से जितने मरीज पूरे देश में हैं, उसके 78% संक्रमित सिर्फ इन 7 राज्यों में हैं। मतलब यह है कि कोरोना की काली परछाई सबसे ज्यादा इन राज्यों पर पड़ी है। साफ है कि कोरोना को हराने के लिए अब इन राज्यों पर पूरा फोकस करना होगा। दिल्ली में कोरोना की वजह से 47 की मौत हो चुकी है। गुजरात में मौत का आंकड़ा 77 है। मध्य प्रदेश में 76 और महाराष्ट्र में 232 लोगों की जान जा चुकी है। राजस्थान में 25, तमिलनाडु में 17 और उत्तर प्रदेश में 18 लोगों की मौत हुई है। मतलब इन 7 राज्यों में 492 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हिसाब से जितनी मौतें पूरे देश में हुई हैं, उसकी 82% मौत यहाँ हुई हैं। साफ है कि इस वक्त कोरोना के खिलाफ जंग में ये वो 7 राज्य हैं जो असली युद्ध क्षेत्र हैं। ऐसे में कोरोना पर सबसे ज्यादा आक्रामक रुख यहीं अपनाना होगा। देश में सबसे ज्यादा कोरोना केस महाराष्ट्र में है। मुंबई सूबे का सबसे बड़ा एपिसेंटर बना हुआ है। 100 सेकंड में समझिए कोरोना महामारी की मार महाराष्ट्र पर कैसे पड़ी है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 4,666 तक पहुंच गई है। बड़ी बात यह है कि इनमें से 65% मरीजों में कोरोना का एक भी लक्षण नहीं था। बिना लक्षण वाला कोरोना देश के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन गया है और ऐसे में कोरोना से जुड़ी 2 बातें जान लेना बेहद जरूरी है। कोरोना संक्रमित मरीजों में 4 से 5 दिन बाद लक्षण नजर आने लगते हैं। इनमें ज्यादा संख्या बुजुर्गों या पहले से बीमार लोगों की होती है। आमतौर पर संक्रमितों में कोरोना के लक्षण 14 से 21 दिन के भीतर दिखते हैं। यहाँ तक कि संक्रमण के 28वें दिन या उसके बाद भी लोगों में कोरोना के लक्षण देखे गए हैं। लेकिन अब जैसे तैसे कोरोना के टेस्ट में तेजी आई है। ज्यादा कोरोना पॉजिटिव लोग वो मिले हैं जिनमें लक्षण नहीं थे और इनमें बड़ी संख्या 20 से 45 साल के लोगों की उम्र की है।
तो मुंबई में भी कोरोना का विस्तार चिंता बढ़ा रहा है। 24 घंटों में मुंबई में 190 नए मामले सामने आए हैं। देश की इस आर्थिक राजधानी में मरीजों की संख्या 2455 के आंकड़े को पार कर गई है। तो एशिया की सबसे बड़ी बस्ती धारावी में कोरोना की घुसपैठ सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। यहाँ चाहते हुए भी लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाना बेहद मुश्किल है। जरा सोचिए, धारावी इलाके का दायरा 2.6 स्क्वायर किलोमीटर का है। इसमें रहने वाली आबादी तकरीबन 15 लाख है। इस्लाम में एक घर 10 बाई 10 का होता है। इन्हीं 10 बाई 10 के घर में 8 से 10 लोग रहते हैं। इसके अलावा 73% लोग पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं। किसी टॉयलेट में 40 सीट होती है तो किसी में 12 और किसी में 20। एक टॉयलेट सीट का इस्तेमाल अनुमानित 60 से 70 लोग करते हैं। जाहिर है इन सबके बीच सोशल डिस्टेंसिंग संभव नहीं होगी। दिल्ली की बात करें तो यहाँ कोरोना वायरस आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। अब दिल्ली में 87 इलाकों को पूरी तरह सील कर दिया गया है। मरीजों की तादाद में भी राजधानी लगातार मामले बढ़ते हुए देख रही है। 100 सेकंड में देखिए राजधानी दिल्ली का हाल कैसा है। दिल्ली में कोरोना वायरस का दायरा बढ़ रहा है। खतरा झुग्गी, बस्ती, मोहल्लों और गलियों से होता हुआ सीधा घरों तक दस्तक देने लगा है। दिल्ली में कोरोना का मीटर बढ़कर 2156 तक पहुंच गया है। तो 24 घंटे में राजधानी में 75 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। राहत की बात है कि 2 दिनों में दिल्ली में किसी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। दिल्ली सरकार के मुताबिक अब तक हुई कुल 47 मौतों में 25 मृतकों की उम्र 60 साल और उससे ज्यादा की थी, जो मौत के कुल मामलों का 53% है। 80% लोग जिनकी मौत हो रही है वो 50 साल से ऊपर की उम्र के हैं, यानी कि 20% लोग 50 साल से कम उम्र के हैं। जवान लोगों की कम मौत हो रही है। वहीं मुंबई में 50 से ज्यादा पत्रकारों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि राजधानी के सभी पत्रकारों का भी कोरोना टेस्ट किया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि कोरोना संकट में पत्रकार फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं। यही वजह है कि दिल्ली सरकारों ने पत्रकारों के लिए एक अलग सेंटर बनाया है। पत्रकार साथी अपने टेस्टिंग कराना चाहते हैं वहां जाके अपनी फ्री टेस्टिंग करा सकते हैं। वहीं कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 3 नए इलाकों को सील कर दिया है। इसी के साथ ही दिल्ली में सील किए गए इलाकों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। मंगलवार को सील किए गए इलाकों में E51 मेन रोड शास्त्री पार्क, E21 गली नंबर 8 शास्त्री पार्क, T606 गली नंबर 18 गौतमपुरी दिल्ली, A97, 98, 99 बुलंद मस्जिद के पास शास्त्री पार्क है। इन इलाकों में लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी घर घर जाकर लोगों का सर्वे करेंगे। साथ ही पूरे इलाके को सैनिटाइज करने का काम भी तेज कर दिया गया है। गाजियाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद जिला प्रशासन ने दिल्ली से लगने वाली जिले की सीमाओं पर लोगों की आवाजाही पर लॉक लगा दिया है। 100 सेकंड में देखिए कोरोना की वजह से कैसे सील हो रहे हैं बॉर्डर्स। यूपी में कोरोना का संकट बढ़ रहा है। यही वजह है कि यूपी प्रशासन ने दिल्ली से सटे तमाम बॉर्डर पर सख्ती बढ़ाई है और लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगाने का ऐलान किया है। नोएडा और गाजियाबाद के बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। हमारा रिपोर्ट थी, उसके आधार पर पूरी तरह से बॉर्डर सील करके और ये जो दिल्ली और गाजियाबाद के बीच का जो आवागमन है उसको डिस्करेज करने के लिए एक निर्णय कर लिया गया और उसके संबंध में एक आदेश पारित किए गए। संपूर्ण लॉकडाउन के बाद गाजियाबाद के यूपी गेट बॉर्डर पर लोगों की भीड़ लग गई। वाहनों का सैलाब दिखाई देने लगा। गाजियाबाद में कोरोना के केस बढ़ने के बाद दिल्ली गाजियाबाद के बीच आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। पुलिस ने गहन पूछताछ करने के बाद लोगों को बॉर्डर पार करने दिया। इस बीच कुछ लोग बेहद परेशान नजर आए। कब से जाम में फंसे हुए हो? पिछले 1 घंटे से ज़्यादा हो गए। तो कोई पहले से कोई इन्फॉर्मेशन की आपको? नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। नोएडा उत्तर प्रदेश में कोरोना का पहले से ही एपिसेंटर बना हुआ है। आपको बता दें कि अब तक गौतम बुद्ध नगर में 102 और गाजियाबाद में 46 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यही वजह है कि लोगों की दिल्ली से गाजियाबाद और गाजियाबाद से दिल्ली जाने के दौरान बॉर्डर पर सघन चेकिंग की जा रही है। ऐसा ही गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने भी किया है। आदेश में स्वास्थ्य विभाग की उस रिपोर्ट का हवाला दिया गया है जिसके मुताबिक शहर में बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या काफी है, जिसका संबंध किसी न किसी रूप से दिल्ली से रहा है। इसके साथ ही नोएडा प्रशासन ने क्षेत्र की सेवाओं पर भी पाबंदियों के साथ सशर्त रियायतें देने का भी ऐलान किया है, जिनमें सरकारी कर्मचारी, जरूरी सामान वाले वाहन, एम्बुलेंस सेवाएं और मीडिया शामिल हैं।
दिल्ली से आप अगर गाजियाबाद जा रहे हैं तो आज से ये आसान नहीं है। क्या क्या दिक्कतें आपको आएंगी 100 सेकंड में बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रेरित कुमार। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर के गाजियाबाद प्रशासन ने जहां गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर के भी डीएम ने अपने आदेश को कॉपी को ट्वीट करते हुए दिल्ली और नोएडा बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन को लेकर के पहले से यहाँ पे पूरी चाक चौबंद थी प्रशासन सुरक्षा को लेकर के, लेकिन अब गौतम बुद्ध नगर के डीएम के आदेश के बाद पूरे तरीके से बॉर्डर को सील कर दिया गया है। केवल वही गाड़ियां जाने दी जा रही है जिनको सरकारी तौर पर आदेश है। साथ ही साथ आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर के जो डीएम हैं उन्होंने कुछ लोगों को छूट देने की बात कही है। हालांकि इस दौरान जो है वो अधिकारी या कर्मचारी हैं जो कोरोना यानी कोविड-19 की सेवाओं के लिए सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, उन्हें दिल्ली और यूपी सरकार की तरफ से जो जारी पास है वो मान्य है। उसके अलावा जो भारी और सामान्य वाहन है जो जरूरी सामानों को लेकर के आ रहे जा रहे हैं उनको छूट मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पे जो अभी तक मीडिया कर्मियों को भी आमतौर पर आने का आदेश दिया गया था, लेकिन अब गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने जो नए आदेश जारी किए हैं उसके बाद उन्हें भी नई तरह की आइडेंटिटी लेकर के आना जाना पड़ेगा। और साथ ही आपको बता दें कि जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं जो गौतम बुद्ध नगर के अस्पतालों में कोविड-19 को लेकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं उन्हें आने जाने के लिए मान्यता मिलेगी। उसके अलावा बाकी लोगों को आने जाने की यहाँ पे जो नहीं आदेश दिया गया है क्योंकि ये बॉर्डर पूरी तरीके से सील कर दिया। एक बार मैं फिर से आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से बॉर्डर पर यहाँ पे पुलिस और प्रशासन हर एक गाड़ियों को मुस्तैदी के साथ यहाँ पे जाँच कर रही है और हर किसी के कागजात को चेक करते हुए ये उन्हें जरूर बताया जा रहा है कि आज जो कागज़ दिखा करके आप दिल्ली से नोएडा में प्रवेश कर रहे हैं, कल से यह कागज़ मान्य नहीं है। कोरोना संक्रमण को लेकर रायबरेली की हालात बिगड़ने में जमातियों की बड़ी भूमिका रही है। बताया जाता है कि रायबरेली पहुंचे 51 जमातियों ने रायबरेली के कई हिस्सों में संक्रमण फैलाया। पिछले 24 घंटे में यहां कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 2 से बढ़कर 35 हो गया है। घड़ी की सुइयों की रफ्तार से तेज भागने लगी है कोरोना संक्रमण की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में रायबरेली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 से बढ़कर 35 पहुंच गई है। इस त्रासदी के लिए तबलीगी जमात के लोगों को जिम्मेदार बताया जा रहा है। मस्जिदों और मदरसों ने भी निजामुद्दीन से लौटे लोगों की जानकारी को छिपाए रखा। जब 51 जमाती धरे गए तब पैरों तले जमीन खिसकने लगी। आखिर वजह क्या थी कि जो यहाँ पर जमाती अपने आप निकलकर सामने नहीं आए? क्योंकि प्रशासन लगातार उत्तर प्रदेश भर में कार्यवाही कर रहा है। प्रयागराज हो, सहारनपुर हो, जहाँ पर आज जमातियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, उन्हें गिरफ्तार कर अस्थायी जेल में भेजा गया है। 33 लोगों की रिपोर्ट ने रायबरेली को कोरोना एपिसेंटर बना दिया है। आनन फानन में सभी को कृपालू इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल में क्वारंटाइन कर दिया गया था। सहारनपुर के जो लोग उस मरकज का हिस्सा बने थे वो लोग उस मरकज के बाद सीधे यहाँ पर रायबरेली पहुंचे। उनकी संख्या लगभग 30 के आसपास थी। फातिमा मस्जिद, खिन्नी ताला मस्जिद, कहारों का अड्डा मस्जिद, छोटा घोसियारा और बड़ा घोसियारा मस्जिद, तारे वाली मस्जिद, अली मियां मस्जिद जाता रहा। सैकड़ों लोगों के संपर्क में लोग आए। 4 अप्रैल को कुछ जमाती प्रशासन की चपेट में आए, जिसके बाद उनका कोरोना संक्रमण का टेस्ट कराया गया, जिसमें 2 जमाती संक्रमित पाए गए। उसके बाद लगातार जमातियों की खोज का सिलसिला जारी रहा। जाहिर है जिन्होंने भी जमातियों को पनाह दी उन्हीं के शरीर में मौत का वायरस दौड़ रहा है। बताया जाता है कि रायबरेली का रहने वाला अरशद जमातियों का खैर ख्वाह बना, पनाह दी और उसी अरशद को बदले में इन जाहिल जमातियों ने कोरोना दे दिया। कोरोना के खिलाफ जंग में प्रधानमंत्री मोदी की कोशिशों का लोहा दुनिया ने माना। एक बार फिर दिखा दिया। अमेरिका रेटिंग एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट ने कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री मोदी के प्लान को सबसे बेहतर बताया। मॉर्निंग कंसल्ट की रेटिंग में ग्लोबल लीडर्स में प्रधानमंत्री मोदी सबसे आगे हैं। 7 बातों में आपका साथ। कोरोना के खिलाफ पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से रणनीति तैयार की, लोगों का सहयोग मांगा और सफल तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इलाज की सुविधाएं मुहैया कराई, उसकी तारीफ देश ही नहीं विदेशों में भी होने लगी है। अमेरिकी रेटिंग एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट ने कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री के प्लान को सबसे बेहतर बताया। 68 पॉइंट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टॉप पर हैं। -3 पॉइंट के साथ राष्ट्रपति 8वें नंबर पर। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो की रेटिंग -21 है, जबकि जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल भी 16 पॉइंट के साथ बहुत पीछे हैं।
अमेरिकी एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट ने जनवरी से लेकर अब तक मैनेजमेंट पर ये रेटिंग रिपोर्ट जारी की है। बहरहाल देश के लिए ये गर्व की बात है, हर भारतीय के लिए फख्र की बात है। ट्रंप जैसे शक्तिशाली राष्ट्र के नायक राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियां भी मौत के आंकड़े को कम नहीं कर पाई। ऐसे हालात में सीमित संसाधनों के बीच लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए मोदी ने देश को महामारी की विभीषिका से बचा रखा है। तबलीगी जमात की ओछी सोच और महामारी फैलाने की साजिश न हुई होती तो शायद भारत में असमय कई लोगों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। याद कीजिए, जब से कोविड-19 की महामारी शुरू हुई है, पीएम नरेंद्र मोदी देश के सामने 4 बार अपनी बात रख चुके हैं। न केवल उपाय और सुझाव दिए, बल्कि थाली ताली पीटने और आस का दिया जलाए रखने के कार्यक्रम भी रखे। पिछले करीब 2 महीने से जारी कोरोना संकट काल में फूंक फूंक कर कदम रखे हैं भारत ने। दुनिया में जब लाखों लोग संक्रमित हुए हैं, भारत में ये आंकड़ा 21,000 के आसपास है। देश को आज ये कहने से गुरेज नहीं कि मोदी है तो मुमकिन है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को विदेशी जमातियों को किस तरीके से विदेशी जमातियों ने परेशान किया, इसी के साथ शरण देने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया, क्योंकि इन लोगों को शरण दी गई थी। सहारनपुर में 54 विदेशी जमातियों को जेल भेजा गया। वहीं रायबरेली में भी 31 जमाती कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। उत्तर प्रदेश में फरार जमातियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में यूपी के प्रयागराज में 16 विदेशी नागरिकों समेत 19 जमातियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए जमातियों में 7 इंडोनेशिया के और 9 थाईलैंड के जमाती हैं, जो प्रयागराज में छिपे हुए थे। दिल्ली के तबलीगी जमात में शामिल हुए इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को भी गिरफ्तार किया गया है। राजनीति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद पर आरोप है कि उन्होंने एक और तो खुद के जमात में शामिल होने की बात प्रशासन से छिपाई थी और साथ ही साथ विदेशी जमातियों को शरण देने और छिपने में मदद करने का भी आरोप है। आपको बता दें कि प्रयागराज में जमातियों के साथ इनके 12 मददगारों को भी गिरफ्तार किया गया है। प्रयागराज के 3 थाना क्षेत्रों से कुल 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। करेली, शाहगंज और शिवकुटी इलाके से गिरफ्तार किए गए सभी लोग शहर की 2 मस्जिदों में छिपकर रह रहे थे। इनमें से एक इंडोनेशिया जमाती की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। साफ है, प्रशासन की नजर जमात से जुड़े सभी लोगों पर है और जमातियों के साथ साथ उनके बारे में जानकारी छिपाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज के अलावा यूपी के सहारनपुर में भी 54 विदेशी जमातियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। इन सभी को विशेष कारागार में बनाई गई अस्थायी जेल में रखा गया है। सहारनपुर में जेल भेजे गए ज्यादातर जमाती इंडोनेशिया और सूडान के हैं। हालांकि सहारनपुर में जो विदेशी जमाती कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उन सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जमातियों के खिलाफ अस्थायी जेल में रखकर उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी, क्योंकि यूपी का जो आंकड़ा बढ़ा है उसके पीछे जमातियों की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि लगभग 50 से लेकर 60% ऐसे मामले हैं जो जमातियों के संपर्क में आने के चलते सामने आए हैं। कोरोना से निपटने के लिए लोग तरह तरह के नुस्खे अपना रहे हैं। आदिवासी बहुल क्षेत्र मध्य प्रदेश के खरगोन में युवाओं ने एक अजीबोगरीब नुस्खा अपनाया। 100 सेकंड में देखिए कोरोना से जंग का मुंडन वाला ये आइडिया। ना ये जनाब गर्मी से तंग है, ना कोई किसी कर्मकांड का ये अंग है, बल्कि ये कोरोना की जंग है। आप कहेंगे ये जंग का कौन सा तरीका है कि खुद के सिर मुंडवा लिए। अब इन्हीं से समझिए कि आखिर क्यों जरूरी हो गया इनका सिर मुंडवाना। हमारा मुंडन करवाने का उद्देश्य ये है कि मुंडन करवाने की वजह से आदमी घर से बाहर निकल पाएगा, उसे शर्म आएगी और उससे लॉकडाउन का पालन अच्छे से होएगा। और दूसरा फायदा ये है कि हम हाथ तो बार बार धो सकते हैं साबुन से, पर सिर को बार बार नहीं धो सकते हैं। और तीसरा फायदा यह है कि हम नाई के पास जाएंगे तो नाई बार बार एक ही कपड़ा यूज़ करता है और वहाँ संक्रमण फैलने का ज़्यादा खतरा रहता है, इसलिए हमने मुंडन करवा लिया है सामूहिक रूप से। साबुन और सैनिटाइजर से हाथ तो बार बार धो सकते हैं, पर सिर नहीं, बार बार सिर। 1-2 नहीं बल्कि कई फायदे गिना दिए जनाब ने। क्यों, आपका भी दिमाग ठनका न? जिसने भी देखा सबका यही हाल रहा, क्या बच्चे क्या बड़े। खरगोन के जोजवाड़ी पंचायत के दामखेड़ा फलिया गांव में हर कोई मुंडन करा रहा है। और हैरानी की बात है कि ये मुंडन कोई नाई नहीं कर रहा, क्योंकि ये खतरा नाई के उस्तरे में भी देखते हैं और नाई कपड़े भी नहीं बदलता। ऐसे में संक्रमण से बचने के लिए इन्होंने खुद ही एक दूसरे के सिर मुंड डाले हैं।
कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है, लेकिन खाली बैठने पर दिमाग भी खूब चलता है। ये मुहिम कितनी कामयाब हो गई पता नहीं, लेकिन लोगों ने सिर मुंडवाकर ये सीख देने की जरूर कोशिश की है कि सैलून में नाई साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का ख्याल नहीं करते। इसके प्रति लोगों को जगाने की जरूरत है। कश्मीर घाटी समेत रेड जोन्स में गर्भवती महिलाओं का खास ख्याल रखा जा रहा है। श्रीनगर समेत अन्य जिलों में इनके लिए विशेष हेल्पलाइन की शुरुआत की गई। 100 सेकंड में देखिए श्रीनगर से हमारी ये विशेष रिपोर्ट। लॉकडाउन के बीच भी जिंदगी की रफ्तार पर कोई ब्रेक नहीं है। इस बीच कश्मीर घाटी में गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने की समस्या थी, जिसे दूर करने के लिए एक हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। कश्मीर घाटी के डिविजनल कमिश्नर ने ऐसी महिलाओं की, खासकर रेड जोन्स में रहने वाली महिलाओं की पूरी लिस्ट तैयार की है, जिसके आधार पर ज्यादा रिस्क वाले क्षेत्रों की विशेष निगरानी की जा रही है। रेड जोन में भी जो प्रेग्नेंट लेडीज है, जिनकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी नज़दीक आई है, उनकी भी हमने संख्या, उनका भी हमने सर्वे करके रखा हुआ है। श्रीनगर में घाटी के सबसे बड़े मैटरनिटी अस्पताल लाला देद अस्पताल प्रबंधन के अनुसार लॉकडाउन के चलते उनके अस्पताल का काम किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हुआ है। ये कश्मीर घाटी का सबसे बड़ा मैटरनिटी हॉस्पिटल है और यहाँ के प्रशासन के अनुसार अभी तक यहाँ पे जितनी निर्धारित सर्जरीज हर दिन होती थी, उन पे कोई भी असर नहीं पड़ा है। अस्पताल में अब भी 450 से 500 आउटडोर मरीजों के इलाज समेत बाकी स्वास्थ्य सुविधाएं जारी हैं। तो रोज़ाना लगभग 450 से 500 ओपीडी रोज़ होता है और गालिबन 120-140 एडमिशंस रोज़ होते हैं जो पेशेंट एडमिट होते हैं। श्रीनगर में कोविड कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन पर खास नजर रखी जा रही है। जरूरतमंदों को 2 प्रकार की एम्बुलेंस सुविधाएं भी दी जा रही हैं, ताकि किसी को दिक्कत न हो। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मेडिकल टीम पर हमला करने वाले 5 बदतरबाज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस खुलासे के बाद शहर से लेकर जेल तक में हड़कंप मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मेडिकल की टीम पर हमला करने वाले 10 आरोपियों में से 5 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यह खुलासा चौंकाने वाला है, क्योंकि ये वही आरोपी हैं जिन्होंने कोरोना संभावित लोगों की जान बचाने गई मेडिकल टीम पर ही धावा बोल दिया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आई ये तस्वीरें आपको बहुत अच्छे से याद होगी। 15 अप्रैल को मुरादाबाद के मस्जिद हाजी नेब इलाके से पत्थरबाजी की खबर आई थी, जहां 108 एम्बुलेंस कोरोना संदिग्धों को लेने पहुंची थी। लेकिन जैसे ही मेडिकल टीम मरीज को बाहर लेकर निकली, लोगों ने घेर कर पत्थरबाजी की। अब इन्हीं 10 आरोपियों में से 5 कोरोना से संक्रमित हैं। जेंट्स थे और 2 लेडीज थी, गिरफ्तार किए गए थे, तो उनके सैंपल कराए गए थे, क्योंकि वो हॉट स्पॉट जोन से आई थी। उसमें से 5 पुरुषों के सैंपल पॉजिटिव आए हैं। घटना में महिला और पुरुष दोनों शामिल थे। पुलिस ने कड़ा एक्शन लेते हुए आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी थी। 10 लोगों में से 2 महिला आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जेल से लिए गए सैंपल की जब जांच रिपोर्ट सामने आई तो प्रशासन भी दंग रह गया। यानी जिन लोगों ने मेडिकल की टीम पर जानलेवा हमला किया था, वो खुद इस जानलेवा बीमारी से ग्रसित थे। हमले में 2 डॉक्टर घायल हुए थे और 4 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए थे। अब प्रशासन की चिंता उन स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस वालों की है जो इस पूरी प्रक्रिया में आरोपियों के संपर्क में थे। पुलिस वालों का क्या क्वारंटाइन होगा नहीं होगा, जो भी संपर्क में आए हैं उनसे पूछताछ करके सभी को क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की जाए। जेल में बंद इन आरोपियों के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद जेल में भी हड़कंप है। जेल प्रशासन ने हर तरह के एहतियाती कदम उठाने का दावा किया है। मुरादाबाद से आई ये रिपोर्ट हैरान भी करती है, परेशान भी, क्योंकि मेडिकल टीम पर हमला करने वाले सिर्फ 10 लोग नहीं थे। ऐसे में आशंका है कि अभी संक्रमण के और मामले भी सामने आ सकते हैं। बिहार के अररिया में एक सिपाही को उसका फर्ज निभाने की सजा दी गई। लॉकडाउन के बीच उसने जिला कृषि अधिकारी से पास मांग लिया था। उसके बाद क्या हुआ, देखिए। इंसान परेशान है, करोड़ों लोग लॉकडाउन में हैं। तपती धूप में लाखों पुलिस वाले अपने फर्ज को निभा रहे हैं। लेकिन इस बीच बिहार के अररिया से आई ये तस्वीर सिस्टम के पहरेदारों के आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ा रही है। खाकी वर्दी के ये जवान सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित किए जा रहे हैं। इन कांस्टेबल्स की गलती सिर्फ इतनी थी कि ये अपना फर्ज निभा रहे थे, अपनी ड्यूटी कर रहे थे, लॉकडाउन के नियमों का पालन करा रहे थे, लोगों के पास देखकर ही उन्हें एंट्री दे रहे थे, जिसका अंजाम ये हुआ।
हमारा बेस्ट दिन होगा। बिल्कुल पदाधिकारी, सीनियर पदाधिकारी, एग्रीकल्चर पदाधिकारी, हम पदाधिकारी यहाँ कहीं इंचार्ज हूँ। अभी 12 बजे से स्टार्टिंग मामला तू अभी अंदर रहता। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये बुजुर्ग सिपाही कान पकड़कर उठक बैठक लगा रहे हैं। पास में खड़े एक पुलिस वाले उन्हें धमकी दे रहा था और सफेद शर्ट में खड़े हैं अररिया के जिला कृषि अधिकारी। इस सिपाही ने 2 दिन पहले बैरगाछी के पास कृषि विभाग के वाहन से पास मांगा। पास न होने पर जुर्माना देने को कहा था। बस यही बात जिला कृषि अधिकारी मनोज कुमार को चुभ गई। वो एक सीनियर पुलिस वाले को लेकर पहुंचे और सिपाही से ही उठक बैठक लगवा दी। तस्वीरों में सिपाही को कृषि अधिकारी के पैरों में गिरकर माफी मांगते भी देखा जा सकता है। इस मामले के तूल पकड़ने पर अररिया के एसडीपीओ पुष्कर कुमार की तरफ से जवाब आया कि सिपाही से किसी ने उठक बैठक करने के लिए नहीं कहा था, बल्कि वो खुद ही करने लगा था। अब सच्चाई क्या है ये तो पीड़ित सिपाही खुद ही बता सकते हैं। लेकिन ये तस्वीरें पुलिसिया सिस्टम के लिए बेहद शर्मनाक हैं, क्योंकि एक तरफ वो कोरोना के कहर के बीच अपने फर्ज को निभा रहे हैं, वहीं उन्हें अपना फर्ज निभाने के लिए इस तरह की जिल्लत से भी दो चार होना पड़ रहा है। शायद ये आम लोगों को पता है या नहीं, मैं नहीं जानती, लेकिन पुलिस वाले अपने घर तक नहीं जा पा रहे हैं, अपने घरों पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटी इतनी लंबी चल रही है जिसमें घंटों का भी कोई हिसाब नहीं बचा है। उसके बावजूद देखिए किस तरीके का व्यवहार उन्हीं के खुद के डिपार्टमेंट के लोग उनके साथ कर रहे हैं। खैर, दिल्ली में कोरोना वायरस अब राशन की दुकानों तक पहुंच गया है। दिल्ली के रूपनगर के राशन डीलर का एक सहयोगी कोरोना पॉजिटिव मिला। इस दुकान से 1673 राशन कार्ड धारक जुड़े हुए हैं। दिल्ली में कोरोना को लेकर लगातार चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। उत्तरी दिल्ली के रूपनगर इलाके में राशन की दुकान पर काम करने वाला एक शख्स अब कोरोना वायरस का शिकार हो गया है। दिल्ली में ऐसा पहला मामला है जहां किसी राशन की दुकान पर कोई इस महामारी की चपेट में आया। राशन की दुकान पर बतौर हेल्पर काम करने वाले शख्स में 18 अप्रैल को कोरोना वायरस के लक्षण सामने आए थे, जिसके बाद 19 अप्रैल को उसका टेस्ट करवाया गया। अब रिपोर्ट में ये लक्षण पॉजिटिव पाए गए। इनकी दुकान पर लगभग 1673 राशन कार्ड दर्ज हैं। कुछ चिंतित हैं कि इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, इनको ये संक्रमण हुआ किस कारणवश। जानकारी के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव शख्स की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और न ही वो किसी कोरोना हॉटस्पॉट वाले इलाके में ही गया है। बहरहाल राशन की दुकान को बंद कर दिया गया है और आसपास की गलियों को भी सील कर दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव बताई गई, जिसके बाद इस पूरी दुकान को यहाँ पर सील कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो रहा है। दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। राशन की दुकान तक कोरोना के पहुंचने के बाद रूपनगर में हड़कंप है। आसपास के लोग डरे हुए हैं। इस दौरान जिन लोगों ने इस दुकान से राशन लिया है उनके मन में वायरस को लेकर दहशत है। हम बहुत पुराना राशन वाले भैया हैं हमारे, तो अंकल जी वगैरह से लेके जाते थे, पर उन्होंने लाइन लगा के अच्छे से केयर करके दे रहे थे, फिर भी पता नहीं कैसे हो गया उनको, ये तो पता ही नहीं चला। बाकी हम भी लेके गए थे राशन। साफ है कि कोरोना अब सरप्राइज भी कर रहा है। चुपचाप नए इलाकों में नए लोगों को अपना शिकार बना रहा है। लिहाजा जरूरत है कि आप पहले से भी ज्यादा अलर्ट हो जाएं, अपने आसपास भी नजर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और किसी भी कीमत पर घर से बाहर निकलने से बचें। आजादपुर मंडी 24 घंटे खुले रहने के लिए नई व्यवस्था तैयार की गई है, इस शर्त के साथ कि सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखते हुए कार्य किया जाए। लेकिन आजादपुर मंडी में साफ तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए लोग पाए गए। लोग ऐसे घूम रहे हैं जैसे किसी मेले में घूमने आए हों। हकीकत और बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रेरित कुमार। देश भर में कोरोना संक्रमण के बचाव को लेकर लॉकडाउन किया गया है और इस वक्त मैं आधी रात को आजादपुर सब्जी मंडी यानी कि भारत की सबसे बड़े सब्जी मंडी के बाहर खड़ा हूं। तो आइए देखते हैं कि आप देख सकते हैं चारों तरफ जहां भी मेरी निगाहें जा रही है और जितना भी मैं वहां से चलकर गया हूं, हर तरफ मैंने यही देखा है कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का साफ तौर पर धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। क्योंकि राजधानी दिल्ली की जो पहचान है इस वक्त में कोरोना को लेकर के वो ये है कि टॉप के 3 राज्यों में राजधानी दिल्ली का भी नाम दर्ज होता है, जहाँ महाराष्ट्र के बाद राजधानी दिल्ली एक ऐसे राज्य है जहां सबसे ज़्यादा कोरोना के लेकर के मामले आ रहे हैं। दिल्ली सरकार ने इस चीज़ को लेकर के यहाँ रियायत दी थी कि 24 घंटे मंडी खुली रहेगी, ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो थोक में जो सामान सब्जियां वगैरह है उसे आम लोगों को आसानी से उपलब्ध हो सके, अच्छी कीमत पे उपलब्ध हो सके। लेकिन जो अंदर की स्थिति है, जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को साफ तौर पर बहिष्कार किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ा जा रहा है, जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि ये जो कोरोना का जो संक्रमण है उसे कोई चुनौती नहीं दी जा रही, बल्कि और आसानी से उसका विस्तार किया जा सकता है। हम और जाने की कोशिश करते हैं और अंदर देखने की कोशिश करते हैं कि अंदर और किस तरह की स्थिति, क्योंकि शुरुआत की स्थिति आपने देख ली कि किस तरीके से साफ तौर पर कोरोना को लेकर के धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि
जहाँ भी निगाहें जा रही है, ना तो किसी तरह के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और न ही किसी तरीके से कोरोना को लेकर के कोई ऐसी स्थिति दिख रही है कि लोग कोरोना को लेकर के जो लॉकडाउन किया गया है उसका पालन करें। यदि इस तरीके से साफ तौर पर धज्जियाँ उड़ाई जाएंगी तो आप ये कल्पना कर सकते हैं कि आखिर लॉकडाउन करने का क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि ये संक्रमण इसी तरीके से और बढ़ता चला जाएगा। और जिस तरीके से पीएम ने भी अपने भाषणों में कहा था कि वो संक्रमण को के चेन को तोड़ना चाहते हैं, इस वजह से लॉकडाउन है। लेकिन जिस तरीके से आमतौर पर लोग यहाँ पर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, सड़कों पर ट्रकों की लंबी कतारें लगी है और लोगों की हुजूम लगा हुआ है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।